हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ गई हूँ एक नई स्टोरी लेकर। आई होप ये स्टोरी आप लोगों को अच्छी लगेगी। तो चलिए बिना लेट के हुए हम लोग स्टोरी को शुरू करते हैं और जानते हैं इस स्टोरी में ऐसा क्या है। सुमन ने अपनी बड़ी बहन दीपिका की मौत के बाद उसकी गृहस्थिति की डोर मजबूत से थाम ली थी, लेकिन रमेश उसके समर्पण प्यार का हर पल तिरस्कार करता रहा। सुमन आखिर कब तक सहती? कितनी लापरवाह से काम करती हो तुम? रमेश के स्वर में कड़वाहट पिघली सीने से तरह कानों में उछलती रहती थी। सुबह सुबह काम में हड़बड़ी में रमेश के लिए रखा दूध के गिलास मेज पर लुढ़क गया था। सुमन बेजबान बन के अपमान की घूंट पीती रही, फिर खुद को संयत से बोली, टिफिन तो रख लो। बाहर में जाए तुम्हारा टिफिन। बच्चा रो रहा है और तुम्हें टिफिन की पड़ी है। ले रही हूँ विनय को, लेकिन आपके खाने पीने की चिंता भी तो मुझे ही करनी पड़ेगी ना। छोड़ो ये बड़ी बड़ी बातें रोज की तरह सुनाती हो। सुमन को शर्मिंदा कर रमेश जूते खटखटाते हुए ऑफिस निकल गए और सुमन खड़ी सी रह गई, नन्ही विनय को गोद में उठाकर। जब तक आंगन में पहुंचती रमेश गाड़ी स्टार्ट कर फुर से निकल गए। ना मुड़ कर देखा ना परवाह की। अच्छा भूख लगी है राजा बेटा को? हाँ हाँ, हम बिट्टू को दूध खिलाएंगे। सुमन के हाथ यथवंत बोतल के दूध भरने लगे। मुंह में दूध की बोतल लगाते हुए विनय का रोना थम गया, लेकिन सुमन ने जैसे जैसे झंझावत में गिर गई थी। अंतर मन में घुमा रहे बवंडर पर उसका खुद का भी बस न था। वह सोच रही थी, आखिर उसकी गलती क्या है? क्या समर्पण का भी यही फल मिलेगा? उसे 22 साल की उम्र में उसने अपनी भावनाओं को गड़ा घोट दिया। दीदी के उजड़े परिवार को बचाने की खातिर खुद को बलिदान दे दिया। तो क्या गलती हो गई उससे? यह ठीक है कि दीपिका दीदी के असमय बिछोह के रमेश को अस्त व्यस्त कर दिया है, लेकिन क्या इसके लिए वह सुमन को जबरदस्त व्यंग पान चलाने का हकदार बन सकते हैं? दूसरे दिन आने वाले अपने जन्मदिन पर सुमन ने अपनी सहेलियों को घर पर आमंत्रित किया। मधु, रीना, वीना, महिमा सब कितनी बेताब थी उसके घर आने को। सुमन के अचानक से शादी हुई तो शामिल को नहीं हो सकी थी। कसर वे भी जन्मदिन मनाकर ही पूरा करना चाहती थी। सुबह की घटना को भूलकर रमेश के सामने बात छिड़ी। सुनिए, कल मैं अपनी कुछ सहेलियों को घर पर बुलाया है, आप भी 6 बजे तक आ जाइएगा ना। क्यों, कल क्या है? रमेश की आंखें तेर तराते हुए पूछा। तो जनाब को गुस्सा भी ठंडा नहीं हुआ? सुमन मन ही मन सोचते हुए चुभल के मुड़ कर बोली, जैसे आपको मालूम ही नहीं। हाँ नहीं मालूम है मुझे क्या है कल, कहते हुए रमेश के माथे पर बल पड़ गए। रमेश के तेवर देखकर सुमन का सारा उत्साह ठंडा पड़ गया। वह मायूसी से बोली, मधु, वीना वगैरह कल मेरा बर्थडे मनाना चाहती है। इसी बहाना मिलना भी हो जाएगा और हम सहेलियों आपस में गपशप भी कर लेंगे। बर्थडे है तुम्हारा? ओह कम ऑन सुमन, एक बच्चे की माँ हो तुम और बर्थडे मनाओगी, सहेलियों को बुलाओगी? यह बचपना छोड़ो और थोड़ी मैच्योर हो जाओ। रमेश की बातें सुन के वह उसका धैर्य के बांध टूटने लगा। इसमें बचपने की क्या बात है? आप नहीं आ पाएंगे क्या? यह संयंत्र स्वर्ग से बोली, देखूंगा। वैसे तुम्हारी सहेलियों से मिलने में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है, और तुम जानती हो दीपिका के बाद कोई भी फंक्शन भले ही छोटा क्यों ना हो, मैं उसमें शामिल होना पसंद नहीं करता। फिर क्यों जोर दे रही हो मुझे? रमेश की आवाज़ अपेक्षा साफ झलक रही थी। शादी के बाद इस दिन के लिए कितना कल्पनाएं की थी सुमन ने, पर वे सारी कल्पनाएं धराशायी हो गई। वह मन ही मन आशाएं लगा रही थी। उस दिन रमेश सुबह सुबह उठकर अच्छा सा गिफ्ट देंगे और वह सारे गिले शिकवे बुलाकर उन्हें माफ़ कर देगी, सारी करवाहट भुला देगी। रमेश उसे सरप्राइज देते हुए एक दिन की छुट्टी ले लेंगे। उसकी सहेलियों के घर आने पर सारे लोग खूब मौज मस्ती करेंगे। विनय भी खूब खुश होगा। सबको हंसी खुशी देखकर बाबूजी को भी संतोष होगा कि उनका निर्णय गलत नहीं था। क्या कुछ नहीं सोचा था उसने, पर सब धरा का धरा ही रह जाएगा। मैच्योर होने की तो सजा भुगती रही हूँ रमेश। आज मैं किसी दूसरे घर में होती तो मुझे उल्हाने ना सुनने पड़ते, दूसरी बीवी हो ना। इसीलिए मेरे किए का, मेरी भावनाओं का कोई मूल्य नहीं है आपके लिए। वह तड़प कर बुदबुदाई,
लेकिन उसकी बुदबुदाहट सुनने के लिए रमेश वहाँ का थे ही कहाँ। वो अब तक मामले से पट्टा छेप कर वे अपने कमरे के बैठे टेलीविज़न देख रहे थे। दूसरे दिन सुबह उठकर जब बाबूजी को प्रणाम किया तो उन्हें आशीर्वाद की छड़ी लगा दी। खुश रहो बेटा, तुम्हारे आने से घर बसा गया है बेटी। अच्छा सुनो, आज माँ से यहाँ की सहेलियों को आने से पहले ही वो आना। वे दोनों भी तो राह देखते रहोगे। रमेश चला गया ना, नहीं तो तुम तीनों चले जाते। कोई बात नहीं बाबूजी, मैं ऑटो कर लूँगी। इतना कहकर वह धीरे से मुस्कुराई। नए कपड़े में 5 माह का गोल मॉडल विनय को भी प्यारा लग रहा था। सुनहरी किनारी वाली रानी कलर की सूट सुमन पर खूब जच रहा था। ऑटो रोकते ही माँ दौड़ी चली आई और विनय को अपनी गोदी में लेकर मम्मी पापा दोनों को झुककर प्रणाम किया। माँ बोली, बेटा रमेश आते तो अच्छा होता। वह तो चाहते थे लेकिन छुट्टी ही नहीं मिली। अपनी प्रतीक्षा बचाने के लिए मम्मी पापा को दिलासा देने की खातिर झूठ बोलने में कितनी कुशल हो गई थी सुमन। थोड़ी देर बाद पापा विनय को घुमाने ले गए। उनके निकलते ही माँ ने टोह लेने का मौका मिल गया था। सच बता सुमी, तू खुश है ना? रमेश का व्यवहार कैसा है? सब ठीक है ना माँ? उस उदास स्वर्ग से बोली। सब ठीक तो फिर तो उदास खोई खोई सी क्यों लगती है माँ? विनय रात में सोने कहाँ देते हैं, नींद पूरी नहीं हो पाती, इसी से सुबह से थकी हुई लगती हूँ। बेटी वह तो ठीक है, पर माँ की आवाज़ में प्रश्न चिन्ह बहुत कुछ आ गया। पर क्या माँ? मैंने कुछ भी कहा क्या? वह झुलझुलाई। बोला नहीं अभी तो सुमी, यह जो तो कुछ बोलने की आदत है ना, उसे तो डर लगता है। तू शुरू से ही ऐसी है, मन की बात भीतर दबा के रखने वाली। तू घुट घुट के जी रही होगी लेकिन अपनी पीड़ा कहेगी नहीं। बेटी हम नहीं समझते हैं यह शादी तुम सिर्फ हमारी इच्छा रखने की खातिर की थी। अब गड़े मुर्दे उठाने से क्या फ़ायदा? उसका सूक्ष्म स्वर उभरा। माँ लगभग चीखते हुए बोली, क्योंकि तू अभी जिंदा है और तू अपने परिवार के साथ हंसती खेलती रहे, यही हमारी हसरत है। एक बेटी को तो हमने खो चुके हैं, आगे कुछ बुरा भला सहन नहीं। माँ की आवाज़ तर हो गई। माँ के हथेलियों के आंसू पोंछने की कोशिश की लेकिन नाकाम रही। सुमन माँ के कंधे में हाथ फेरते हुए बोली, सॉरी माँ, मैंने तुम्हें रुला दिया। मैंने कहा ना सब ठीक है, तुम बेकार ही परेशान होती हो। अच्छा माँ बोलो, तो मेरे लिए क्या बनाया है? माँ ने आंसू पोंछते हुए नाश्ता की थाली लगाने लगी। पापा भी विनय को लेकर आकर लौट गए थे। माँ ने सुमन की सहेलियों के लिए केक, मटर कचौरी, नमकीन और गाजर का हलवा रखवा दिया। पापा उसे घर तक छोड़ने गए। फिर तीनों समधी देर तक बरामदे में बैठकर बतियाते रहे। महीनों बाद सुमन खुल के हंस रही थी, वरना शादी के बाद तो उसका जीवन का दुस्सपन बन गया था। उसकी बड़ी बहन दीपिका की सड़क दुर्घटना में हुई थी। अचानक मौत ने जैसे सभी के जीवन की खुशियाँ के रंग छीन लिए थे। मम्मी पापा और बाबूजी को समझ से परे था दीपिका की मौत का गम करे या विनय के रमेश के बचने के लिए नियति को धन्यवाद दे। सुमन ने स्वेच्छा से नन्हे विनय को देखभाल का जिम्मा खुद पे ले लिया था। पत्नी की इस तरह मौत से रमेश बिल्कुल टूट गए थे। चिड़चिड़े तुक मिजाज और छोटी छोटी बातों पर बिलाने वाले घर पर बड़े लोगों को सोचा कि यदि रमेश की शादी कर दिया जाए तो शायद वह फिर सामान्य जीवन बिता सके, और उन्हें इसके लिए सुमन का बेहतर विकल्प नहीं दिख रहा था। बड़ों के प्रश्न का जवाब में वह नहीं कह सकी कि ब्याह कर इस घर में आ गई जो किसी उसका घर दीदी था। मुखर दीपिका को शांत सुमन को खोजने के रमेश की कोशिश में सफल रही। धीरे धीरे घर में उनके व्यवहार सिर्फ खाने पीने करते हुए उनके लिए धन और सामान जुटाने के लिए, आराम करने के लिए ही शेष रह गया था। सुमन के प्रति रमेश की कटु व्यवहार कभी कभी उसके लिए अपराध भाव जगाता, लेकिन जल्द ही वह उसे भारी भी हो जाता। जैसे रमेश की इस आचरण से सुमन जरूर दिन ब दिन उनसे दूर होती चली जा रही थी। रमेश के उग्र व्यवहार के बावजूद सुमन विनय की बाल लीलाओं और बाबूजी की सनी के सहारे अपने नवनिर्मित घराने को बचाने की कोशिश करती।
उस दिन सुमन की उम्मीद विपरीत, रमेश सही वक्त पर घर पहुंच गए। उसकी सखियां चुगल करने लगी तो टोका रही थी, जिया जी नहीं आएंगे। फिर कैसे जिया जी आ गए। पूरी छेड़छाड़ों के साथ उसको छेड़ी जा रही थी। इन वक्त पर आकर मेरी आवाज़ बचा दी। आई होप दोस्तों आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब जब वीडियो डाले तब तक आप लोगों के पास नोटिफिकेशन पहुंच सके। मिलते हैं अगले स्टोरी में, लेते हैं आप लोगों से विदा।